तो सबसे पहले बुलेटिन की शुरुआत तालिबान की नई तस्वीरों के साथ करेंगे। तालिबान के जुल्मों सितम की तस्वीरें तो लगातार आ रही हैं, लेकिन आज हम एक ऐसी तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आपकी हंसी छूट जाएगी। दरअसल अमेरिकी सैनिकों ने जाते जाते जिन हेलीकॉप्टर्स को खराब कर दिया था, अब उसका उपयोग तालिबानी झूला झूलने में कर रहे हैं। तालिबानियों की मौजा ही मौजा है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इन तस्वीरों को देखिए। बताया जा रहा है कि ये तालिबान के लड़ाके हैं जो विमान के पंख पर रस्सी का झूला लटकाए हुए हैं। मानो अमेरिकी विमान का पंख ना हुआ, कोई लटकी हुई पेड़ की डाल हो गई। पंख में जाने कैसे छेद हुआ, कैसे रस्सी डाली गई, इस जुगाड़ का विज्ञान ये तालिबानी ही जाने। लेकिन उन्होंने अमेरिकी इंजीनियरिंग का ऐसा अपमान कर डाला कि अंतरिक्ष टूर कराने का सपना पाल चुके जेफ बेजोस जैसे लोग अपना माथा पीट लें। अमेरिका ने 30 अगस्त को जब अफगानिस्तान से बोरिया बिस्तर समेटा तो काबुल एयरपोर्ट से आई तस्वीरों में दिखा कि छोड़ दिए गए अमेरिकी विमानों को निष्क्रिय किया गया है। काबुल के डे साहब इलाके में भी उजाड़ दिए गए CIA के सबसे बड़े सेंटर ईगल से आई तस्वीरों में तहस नहस हुए अमेरिकी मिलिट्री उपकरण, हथियार और निष्क्रिय विमानों की बड़ी खेप दिख रही है। झूले वाले इस विमान की तस्वीर अफगानिस्तान में किस जगह की है, इसकी कोई जानकारी हासिल नहीं हुई है, लेकिन ये तो साफ है कि तालिबानियों का हाल ऐसा है जैसे बंदर के हाथ में उस्तरा आ गया हो। विमान के पंख पर सिर्फ झूला नहीं पड़ा है, विमान पर अंग्रेजी भाषा में दिल के निशान के साथ भावनाएं भी उमड़ घुमड़ आई हैं। तालिबान के अफगानिस्तान टेक ओवर के 3 हफ्ते से ज्यादा हो गए और अब वहां तालिबान की आतंकी सरकार का चेहरा साफ हो गया है। इन 3 हफ्तों से तालिबानी खूब उछल कूद मचा रहे हैं। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के फौरन बाद आई तस्वीरों में भी बच्चों के झूले पर मौज करते और टॉय व्हीकल पर जॉय राइड करते तालिबानी लड़ाकों की तस्वीरें आई थीं। तालिबान लड़ाकों के इस चरित्र का निष्कर्ष तो यही निकाला जा सकता है कि ये तालिबानी मानो अचानक किसी नए प्लैनेट पर पहुंच गए हैं। 20 वर्षों में आधुनिक हो रहे अफगानिस्तान के साजो सामान जैसे मध्ययुगीन सोच वाले इन लोगों के लिए दिल बहलाने का कोई खिलौना हो। आज तक ब्यूरो। तालिबानियों का एक और वीडियो देखिए। तालिबानी आतंकियों ने अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल रशीद दोस्तम के घर पर कब्जा कर लिया है। बताया जा रहा है कि बल्ख प्रांत की राजधानी मज़ार शरीफ पर तालिबान ने जब कब्जा जमाया तो मार्शल अब्दुल रशीद दोस्तम भाग खड़े हुए। मार्शल दोस्तम को मज़ार शरीफ का बूढ़ा शेर भी कहा जाता है। वीडियो में तालिबानी दोस्तम के आलिशान घर में घूमते, एक एक सामान को अचरज से छूते और कमेंट्री करते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में तालिबानी आतंकी कह रहा है कि अफगानिस्तान के लोगों के पाक खाने को पैसा नहीं और मार्शल दोस्तम ऐसे भव्य घर में रह रहे हैं। به نظر شخصی خودم یگانه چیزی که شاک داشتم مکمل اسب بودم. به هر جای عکس اسب است و منظره چی نمایشی اسب جور کرده و مکمل اسب شوق داشتن. اینا نمیفهم چی است. این تو گلاسا داره اینجا. جای مخصوص بوده که می آمدم روی 4 طرفی خود اینجا اینمی بازی رو انجام میدادم. میریم به این طرف. اینجا می آمد بازی میکرد، تفریح میکرد. اینجا سونو نوشته است، اینجا جای خود گرم میکرد، عرق میدادن. جای از است نه؟ تا 100 درجه اینجا داخل حرارت پیدا میکنه، تا 100 خود شاید انسان طاقت پیدا نکنه. अगली खबर का रुख करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 सितंबर को अमेरिकी दौरे पर जा सकते हैं। 24 सितंबर को क्वाड शिखर सम्मेलन में भाग लेने से पहले प्रधानमंत्री मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से भी मुलाकात कर सकते हैं। अफगानिस्तान में तालिबान की नई सरकार के गठन के बाद पीएम मोदी का यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है।
दुनिया के सामने एक बार फिर से ये तस्वीरें आने वाली हैं। एक बार फिर सबसे ताकतवर मुल्क के राष्ट्रपति के साथ भारतीय प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात होने वाली है। दरअसल अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में इस बार क्वाड देशों की बैठक होने जा रही है, जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रपति जो बाइडेन करने वाले हैं और इसी बैठक के लिए मोदी अमेरिका जा सकते हैं। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक अपने दौरे में प्रधानमंत्री मोदी 22 सितंबर को अमेरिका के लिए रवाना होंगे। 23 सितंबर को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और मोदी की द्विपक्षीय मुलाकात होगी। 24 सितंबर को क्वाड सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी हिस्सा लेंगे, जबकि 25 सितंबर को यूएन जनरल असेंबली के सेशन को प्रधानमंत्री मोदी संबोधित कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी का अमेरिका दौरा कई मायनों में बेहद ही अहम माना जा रहा है। अफगानिस्तान में तालिबान की नई सरकार के गठन के बाद इस मुलाकात में सबसे बड़ा मुद्दा अफगानिस्तान ही हो सकता है। अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी के बाद वहां पर तालिबान राज आ गया है। ऐसे में अमेरिका इस वक्त दुनिया के निशाने पर है। उधर चीन ने तालिबान के साथ अपनी दोस्ती को बढ़ाना शुरू कर दिया है। ऐसे में पीएम मोदी और जो बाइडेन के बीच अफगानिस्तान और चीन को लेकर बातचीत हो सकती है। दरअसल भारत पहले ही अपने साथी देशों के साथ अफगानिस्तान के मसले पर चर्चा करता आ रहा है। रूस, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रांस समेत कई देशों से भारत की बातचीत हो चुकी है, क्योंकि एशिया में भारत बड़ा देश है और अफगानिस्तान में उसका बड़ा निवेश भी है। लिहाजा हर स्थिति में भारत की भूमिका अहम हो जाती है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका दौरे पर दुनिया की नजरें टिकी रहेंगी। दिल्ली से गीता मोहन के साथ आज तक ब्यूरो। बात अब ब्रिक्स सम्मेलन की करेंगे। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता 5 देशों के समूह ब्रिक्स सालाना शिखर सम्मेलन वहां हुआ। वर्चुअल तरीके से आयोजित इस शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान संकट को शांतिपूर्ण तरीके से निपटाने का आह्वान किया गया। राष्ट्रपति पुतिन, आज इन तस्वीरों को बहुत गौर से देखिए। इन तस्वीरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, तस्वीरों में रूस के राष्ट्रपति पुतिन हैं, तस्वीरों में चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग हैं। ये वही चेहरे हैं जो अफगानिस्तान पर आगे का रोड मैप तय करने के लिए एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर आपको नजर आ रहे हैं। प्लेटफॉर्म है ब्रिक्स सम्मेलन का, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। समझौते से सहयोग का एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। इन सभी नए इनिशिएटिव्स ने न सिर्फ हमारे नागरिकों को लाभ मिलेगा, हमारा ब्रिक्स संगठन भी आने वाले सालों में प्रासंगिक रहेगा। अफगानिस्तान में आगे क्या होगा, यही सब जानना चाहते हैं। अफगानिस्तान के मौजूदा हालात पर पुतिन का भी बड़ा बयान आया। US and its allies' withdrawal from Afghanistan has led to a new crisis, and it's still unclear how this will affect regional and global security. That's why it is for good reason that our countries have paid special attention to this issue. Meanwhile, we are all interested in Afghanistan's ceasing to be a threat to the neighbors. आतंकवाद को लेकर मोदी की लाइन एकदम क्लियर है। कई बार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मोदी ने आतंकवाद के मुद्दे पर पूरी दुनिया को एक पेज पर आने की बात कही है। आतंकवादियों के न तो अपने बैंक होते हैं, न टंकसाल और न ही हथियारों की फैक्ट्री, फिर भी उन्हें धन और हथियारों की कभी कमी नहीं होती। कहां से पाते हैं ये सब? कौन देता है उन्हें ये सुविधाएं? आतंकवाद की स्टेट स्पॉन्सरशिप सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है। अगर आतंकवाद के मुद्दे पर दहशतगर्दों के सपोर्टर मुल्क चौतरफा घिरे हुए हैं, तो उसके पीछे भारत की कूटनीति है। आज तक ब्यूरो। ना दुनिया की फिक्र, ना अपनी इज्जत की चिंता। अफगानिस्तान में तालिबान की आतंकी सरकार बनवाने के बाद पाकिस्तान की बेशर्मी देखिए। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर तालिबान के लिए फिर से पैरोकारी में जुट गया है। उसकी ताजा मांग यह है कि अफगानिस्तान के फ्रीज किए गए बैंक खातों को फिर से चालू किया जाए।
अफगानिस्तान की इन तस्वीरों को दुनिया के तमाम देश गौर से देख रहे हैं। महिलाओं के साथ ज्यादती, तालिबान के खिलाफ महिलाओं के गुस्से, तालिबान दहशतगर्दों की मनमानी। इन तमाम तस्वीरों को देखते हुए दुनिया सहमी हुई है कि तालिबान जिस उदार नीति पर चलने की बात कर रहा है उस पर यकीन किया जाए या नहीं। लेकिन एक देश ऐसा है जो बड़ी बेशर्मी से तालिबान की पैरोकारी में जुटा है और वो देश है आतंकवाद का पनाहगाह पाकिस्तान। सुनिए पाकिस्तान की विदेश मंत्री ने अब नया क्या कहा। The first thing that you ought to do is at least release what's theirs. The assets, that Afghan assets should be, the frozen assets, defreeze them and let Afghan people utilize their money for their benefit, for their people, and that would be a very, very welcome development. सुना आपने, पाकिस्तान के विदेश मंत्री अफगानिस्तान का फ्रीज किया हुआ पैसा रिलीज करने की मांग कर रहे हैं। दरअसल अफगानिस्तान से राष्ट्रपति अशरफ गनी के भागने और काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान के सेंट्रल बैंक की करीब $9.5 अरब यानी 706 अरब रुपए से ज्यादा की संपत्ति फ्रीज कर दी है। यही नहीं, अमेरिका ने अफगानिस्तान को कैश की सप्लाई भी रोक दी है। ऐसे में सैनिकों की गैर मौजूदगी के बावजूद तालिबान पर अमेरिका का बड़ा नकेल कस चुका है, जो तालिबान के हमदर्द पाकिस्तान को पच नहीं रहा। सुनिए, इस्लामाबाद में कतर के विदेश मंत्री के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में शाह महमूद कुरैशी ने किस तरह मानवीय आधार पर एक तालिबान सरकार के लिए मदद की गुहार लगाई। Obviously the world is watching and they are looking at the conduct of the new political setup. Will they live up to what they have said? Will they implement the pronouncements they have made? There's waiting and there's watching, and that's understandable. But what we are saying is, okay, if you're not ready for immediate economic aid or development, fine, but do not take steps that would lead to an economic collapse of Afghanistan. That will not help. That will not help anyone. It will certainly not help the Afghan people, but it will not help the region. काबुल पर कब्जे के बाद तालिबान ने दावा किया था कि वो अब 20 साल पुराना वाला तालिबान नहीं रहा, वो अब उदार हो चुका है। लेकिन अफगानिस्तान से जो तस्वीरें आ रही हैं, वो जरा भी तालिबान के दावे से मेल नहीं खाती। कहीं भी कभी भी तालिबानी गोली चला देते हैं। मामूली बात पर लोगों से बेरहमी की जाती है। यही वजह है कि अमेरिका को भी कहना पड़ रहा है कि तालिबान को मान्यता देना अभी दूध कौड़ी है। लेकिन अपनी सरजमी पर आतंकवाद की खेती करने वाला पाकिस्तान तालिबान के लिए हर रोज नया सर्टिफिकेट जारी कर रहा है। आज तक ब्यूरो। अब बात भारत की राजनीति की। आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में शरद पवार ने कांग्रेस पर तीखा बयान जारी किया है। पवार ने कहा कि कांग्रेस जमींदारों की तरह पुराने दौर से उबर नहीं पाई है और मौजूदा सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रही है। ममता बॅनर्जीला तुम्ही फेस करू शकता, चेहरा होऊ शकतात 2024च्या इलेक्शन मध्ये। तर मी काँग्रेसच्या लोकांना विचारतो, ममता बॅनर्जी क्यों, हमारे पास राहुल गांधी है। असं जेव्हा जो तो पक्ष आणि विशेषतः काँग्रेस पक्षातला ॲव्हरेज सहकारी हे आपल्या नेतृत्वाच्या चौघांनी यातकिंचित सुद्धा कधी वेगळी भूमिका घेण्याच्या मनस्थितीत नसतात। एक अहंकार आहे का अजूनही, की अजूनपर्यंत काय अनरिअलिस्टिक एक्सपेक्टेशन्स आहे की जुनी काँग्रेस आहे? कसं आहे की मागे एकदा मी गोष्ट एक सांगितली होती की उत्तर प्रदेशमध्ये असे जमीनदार आहेत, त्यांच्याकडे मोठी शेती आहे, गावामध्ये त्यांची हवेली असते,
लँड सीलिंगचा कायदा आला, त्यांच्या मोठी शेतीची जमिनी गेल्या, अनेक लोकांच्या वाचल्या गेल्या. त्यांची हवेली आहे तशी गावात, पण त्या हवेलीची मरामत किंवा दुरुस्ती करण्याची ताकद राहिली नाही, कारण त्या शेतीचं उत्पन्न पहिल्यासारखं राहिलं नाही. काही 1000 एकर जमीन राहायची, तिथं 15 एकर 20 एकर झाली. पण सकाळी जेव्हा तो जमीनदार उठतो आपल्या हवेलीमध्ये आणि बाहेर जेव्हा बघतो आजूबाजूचं हिरवं पीक, तो म्हणतो की हे सगळं माझं होतं, आता नाही आहे. तर कुठे ना कुठे काँग्रेस जुनी जमीनदारी झाली. मराठीमध्ये त्याला म्हणतात काय, उजाड गावाचा पाटील. तितकं काही म्हणत नाही, पण पुराणी जुनी जमीनदारी झाली आहे. तिची मानसिकता एकेकाळी सवन जे थोडे काश्मीर पासून कन्याकुमारी काँग्रेस हो, पण ते होती आहे नाही, ते होती हे ॲक्सेप्ट केलं पाहिजे. आणि ती ॲक्सेप्ट करायची मानसिकता जशी तयार होईल तशी जवळीक वाढेल. मी आता लेफ्ट आणि काँग्रेसचं उदाहरण दिलं, पण 2004 मध्ये जवळपास 4 वर्ष लेफ्टच्या पाठिंब्यावरती काँग्रेस आणि UPAने सरकार चालवलं होतं. अशा पद्धतीचं हे अपोजिशन बंगाल आणि केरळमध्ये असताना सुद्धा, तर ते सरकार त्यावेळेस चाललं होतं. ममता बॅनर्जी त्या सरकारमध्ये पण होत्या. प्रश्न तो नाही, पण त्यावेळेला काँग्रेस हे आत्तासाठी 40 लोक नव्हते, तेव्हा काँग्रेसची सेंट 140च्या पेक्षा सुद्धा जास्त होती. आज काँग्रेसची सेंट ही त्यामध्ये फार कमी आहे आणि सगळ्यांचीच कमी आहे. रुकना होगा यहाँ, एक से ब्रेक के लिए फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ, देखते रहिए. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी आज भवानीपुर सीट पर उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल करेंगी. नंदीग्राम में वो शुभेंदु अधिकारी से चुनाव हार गई थी. ममता के खिलाफ कांग्रेस ने प्रत्याशी ना उतारने का ऐलान किया है, जबकि बीजेपी ने ताल ठोककर ममता को फिर हराने का दावा किया. নির্বাচনে তাই আমাকে আবার দাঁড়াতে হলো এদের ষড়যন্ত্রের জন্য। বাট আমি একটা খুশি হয়েছি, আমি ভবানীপুরে আমার ঘরে আবার ফেরত আসতে পেরে। নিশ্চয়ই ভবানীপুরের মানুষ মনে প্রাণে চেয়েছিলেন যে আমি ভবানীপুরেই থাকি। बीजेपी स्ट्रांग है, वो मुख्यमंत्री को बीजेपी ही हराया एक बार, दोबारा हराने में क्या है, हार जीत तो बाद में होगा। भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी के रूप में वहां लड़ाई करेगा, ममता बनर्जी को एक एक इंच के लिए लड़ना पड़ेगा। भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी अपना उम्मीदवार नहीं उतराएंगे, मतलब कांग्रेस पार्टी की तरफ से भवानीपुर सीट पे ममता बनर्जी के खिलाफ कोई उम्मीदवार हम मतलब कांग्रेस पार्टी नहीं खड़ा करना चाहते। ये हमारे पार्टी की आला कमान की निर्णय है। रुकना होगा यहाँ, एक छोटे से ब्रेक के लिए फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ, देखते रहिए आज तक।